हो गया क्या? 9.3 तक हमारी सारी बातें हो गई थी। 9.3 तक हमारी अभी तक की सारी बातें क्लियर है एनसीईआरटी में। 9.4 में भी आई थिंक हम लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था ना, वेरिएबल सेपरेबल वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई थी हमारी सॉल्व होना, याद है? तो आई थिंक मैं शीट जैसा देख पा रहा हूँ 9.4 में ना मैंने 10 तक की बातें कर दी थी। तो मैं एक बार काउंट कर देता हूँ नंबरिंग, आपको अगर कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन जो नहीं बना हो तो बता देना, ठीक है ना? होमवर्क भी दिए थे कुछ क्वेश्चन मैंने करे। बात क्वेश्चन नंबर 1 भले हो गया हो तो भी बता दो, कि डाउट हो तो बता देना, नहीं हो तो बता देना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 9.4 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 5 किया तुमने? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है, चलिए आ जाओ। सर लास्ट की वैल्यू नहीं आती है, log y को t log x सर, log x इज इक्वल टू log y आता है। आ जाओ देखते हैं, है ना, ट्राई करते हैं। 9.4 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन कहता है कि y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल से। तो एक काम करें, सबसे पहले इसको y log y dx को इधर ही लिखा रहने दो और x dy को उधर ले जाओ। याद है वेरिएबल सेपरेबल के दौरान मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि dx और dy को कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं ले जाने दे, उसको न्यूमरेटर में ही रखते हैं हमेशा। तो देखो dx न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में? अरे अपॉन में 1 होगा तो ये न्यूमरेटर में ही है ना, इसके भी अपॉन में 1 अज्यूम करोगे तो न्यूमरेटर में। तो dx और dy को मत हिलाओ, उनको वहीं रहने दो। आप y के फंक्शन को उधर ले जाओ, x के फंक्शन को इधर ले आओ। आया समझ में? तो ये जाएगा dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y log y। कोई दिक्कत है इसमें? इसको बहुत अच्छे से लिखने का तरीका, ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे समझदार बच्चे हो ना तो इसको आप पहले ऐसा लिखो dy अपॉन y log y, क्योंकि हमेशा y एक इधर लेफ्ट में हमने अभी तक पढ़ा है, y लेफ्ट में होता है और x हमेशा राइट में होता है, ताकि आपको कांस्टेंट लगाते वक्त थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर पता चला कांस्टेंट इधर ऐड कर दिया, फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा, फिर बोलोगे आंसर नहीं आ रहा पीछे। तो ऐसा लिख दो पहले, फिर क्या करते हैं लास्ट में हम लोग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन के साइन लग जाएंगे, इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन कितना y log y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx अपॉन x। बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो log y को अगर मैंने t पुट कर दिया, log y को क्या पुट कर दिया? t, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन y। तो 1 अपॉन y dy जो है मेरे को t dt में जाता हुआ दिख रहा है, तो इसके लिए मैं पुट कर देता हूँ log y को t पुट किया, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y और y का dy बाई dx इज इक्वल टू t का dt। सही है क्या? ठीक है। हालांकि पार्शियल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? dy हो जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। नहीं आया समझ में? है ना, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, t के रेस्पेक्ट में तो यहाँ dy बाई dx नहीं, dy बाई dt होगा यहाँ पे देखा जाए तो, और t का 1 और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आया समझ में? ठीक है, गलती हो सकती थी हमसे। अब देखो 1 अपॉन वाई डी वाई पूरा dt बन गया, dy अपॉन वाई पूरा dt, तो इंटीग्रेशन में dt और अपॉन में ये वाला log y t बन जाएगा। बढ़िया। इधर ये तो बहुत आसान है, 1 अपॉन x का log x और इधर प्लस में log कांस्टेंट, log में ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताओ 1 बाई टी का जैसे 1 बाई एक्स का log x जैसे 1 बाई टी का log t, तो जाएगा log t, ठीक है। अब mod t लगा दो, चलो mod t इज इक्वल टू log में cx, सही है, log m प्लस log n है ना, उधर लगा दो। अब देखो फाइनल आंसर आने वाला है इसका log mod t की जगह कितना रखेंगे? वापस जो हमने पुट किया था उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना हो जाएगा? log y। तो log y इज इक्वल टू कितना? log cx। बस ये आपका आंसर है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? अगर आप चाहो तो दोनों साइड log हटा दो, log हटाओगे तो क्या हो जाएगा? log y बराबर cx हो जाएगा। सही है क्या? और ज़्यादा आगे तक जाना है तो y बराबर e की पावर cx हो जाएगा। log का डंडा गिरता है ना, log का बेस सामने वाले को सिर पे बिठाएगा। इसका बेस कितना है अभी? e, कुछ नहीं है तो e की पावर cx। अभी सही है ना? यही आंसर होगा। क्लियर है? कॉपी करो। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 8 में कोई डाउट है क्या? नहीं 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने आईलेट से सॉल्व किया होगा इसको, आईलेट से सॉल्व किया होगा क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अगर करोगे तो आपसे क्वेश्चन नंबर 15 भी बनेगा। क्वेश्चन 9 को एक बार देखो, क्या इसको मुझे करवाने की जरूरत है? 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स करके फिर वो ले लिया। हाँ बढ़िया, 1 को सेकंड फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन।
आया समझ में? क्या क्या देख रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 वो कराना है? चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है e टू दी पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e टू दी पावर x इंटू सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ जाओ इधर। देखो सबसे पहला काम ये करो कि e की पावर x 10y dx को इधर ही रहने दो, इक्वल टू माइनस लगाओ 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy को उधर ले जाओ, ले गए? ठीक है, अब dx और dy को अपनी जगह पर ही, उनको हिलाना नहीं, उनको वहीं रहने दो। आप x और y के फंक्शन एक तरफ कर दो, सही है क्या? तो मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, e की पावर x तो अपने पास x का फंक्शन है ही इधर, उधर से x का फंक्शन कौन है? 1 माइनस e की पावर x को इधर बुला लो, बुला लिया ना? इक्वल टू राइट साइड माइनस को बाहर ही रहने दो, सेक स्क्वायर y dy तो है ही अपनी जगह पर, अपॉन में 10y हो जाएगा, सही है ना? ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने से पहले वही काम करो कि y को लेफ्ट साइड बुलाओ, x को राइट साइड ले जाओ, नहीं तो फिर कांस्टेंट लगाते हो गलती हो जाएगी। तो इसको इधर बुलाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना? पॉजिटिव हो जाएगा ना? बोलो सेक स्क्वायर y अपॉन कितना? 10y dy हो जाएगा, इक्वल टू माइनस, ये माइनस का हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो e की पावर x अपॉन, बोलो कितना? 1 माइनस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ e की पावर x माइनस 1, ये माइनस हटा दो। आया समझ में? थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये dx दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। चलो अगली स्टेप में कर देते हैं, कर दें? लिख देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन में? बोलो सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy, ठीक है, 10y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx, सही है क्या? ये तो दोनों के डिनोमिनेटर को t पुट करो, इसको तो टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है क्या? हाँ उसको भी, तो इसको टी पुट करते हैं। इधर 10y को टी पुट किया तो 10y का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू टी का dt, तो वो ऊपर दिख रहा है मुझे, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन में dt अपॉन टी बन जाएगा, सही है क्या? बराबर है। अब देखो इक्वल टू का साइन तो यहाँ लगा देंगे हम लोग, इधर हमने e की पावर x माइनस 1 को t पुट किया, सही है? तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x का वही खुद 1 का 0 और dx बराबर कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये dt बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन में ऊपर पूरा dt और नीचे पूरा t, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t या ln मॉड t, ठीक है ना? तो ln मॉड t इज इक्वल टू ln मॉड t, है ना, प्लस कांस्टेंट गए ना, कैंसिल नहीं, कैसे कैसे दोनों t अलग अलग है बेटा, कैंसिल नहीं होंगे, है ना? अब चाहो तो इसको u पुट कर लो, ज़्यादा अच्छा है ना, वरना तुम लोग गलती कर सकते हो। इसको du, ये du बाई u हो जाएगा ना, तो ln u हो जाएगा। अलग अलग पुट करो, इसको t1 t2 या फिर tu पुट करो। तो बताओ ln मॉड में t कितना अपने पास? 10y, सही है क्या? इक्वल टू ln मॉड में इधर u कितना है? e की पावर x माइनस का 1 प्लस का कांस्टेंट। अब आंसर मैच करो, लॉग c पुट करेंगे यहाँ पे, क्या पुट करें? लॉग c पुट कर देते हैं। चलो ln c पुट किया, सही है ना? ln c जगह नहीं है अब लिखने की, पहले इतना कॉपी करो। देखो इधर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इधर देखो, 1 मिनट इधर देख लो, 1 मिनट इधर देख लो, है ना? अभी क्वेश्चन पूरा बाकी है, मतलब पूरा होना। ln इधर क्या लिखा हुआ है? 10y इक्वल टू उधर ln क्या हो जाएगा? ये e की पावर x माइनस 1 इंटू सी, ब्रैकेट में डाल दो, दोनों साइड से लॉग को खींच दो। लॉग खींचोगे तो देखो क्या दिखेगा आपको? 10y इज इक्वल टू सी ई की पावर x माइनस 1। मॉड हटा दो चाहो तब, क्योंकि लॉग हट गया ना, लॉग हटेगा तो मॉड भी हटा देगा, क्योंकि लॉग निगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता था, अब ये तो सब एक्सेप्ट करेगा, इसलिए मॉड हटा दो। क्लियर है ना? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये लिख लो, 2 स्टेप मत करो बंद। देखो इधर इसको लिख लो, तब तक मैं साफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। देखो अब जो बार बार आप सी से घबराते हो ना, अब ये सी खत्म करवाएगा हमसे। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। 11 में उसने बोला है कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
2x² प्लस में x, y बराबर 1 जब x बराबर 0, ठीक है। उसने सेमी कॉलन लगा के y बराबर 1 दिया है जब x बराबर 0 है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिखाई दे रही है ना, इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। पहले जनरल आएगा, बाद में पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा x में है, इधर भी x में है, तो y को इधर ही रहने दो, x को उधर ले जाओ, नहीं आया समझ में, है ना। तो 2x² प्लस एक्स अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 और dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर न्यूमरेटर में चले जाएगा, इसलिए x को उधर लेगा। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब देखना आपको पुरानी चीजें याद आएंगी। अब dy का इधर लग जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी लग जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, क्या लग जाएगा इधर 2x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1 और dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, बताओ इसका तो y हो जाएगा, नहीं आया समझे, इसका तो y, उसका कैसे करेंगे हम लोग, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कैसे लगाएगा बेटा, वो अपना मेथड करते हैं ना, लॉग मेथड, उससे पहले वो सॉल्व करते कौन सी, वो स्प्लिट कर देंगे। हैं। वो करना ये x कॉमन लेके फिर डिवीजन में वो सेपरेट करते हैं। ना और कुछ स्प्लिट कर सकते हैं ना। आप ये देखो कि ऊपर x की डिग्री कितनी है, 2 नीचे कितनी है, न्यूमरेटर में x की डिग्री जब डिनोमिनेटर से कम हो, पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ उसको जीबान पे अटक रहा था, मास निकाल दे याद आ जाएगा ना, उसकी जीबान पे अटक रहा था, वो यही कहना चाहिए पार्शियल। लेकिन बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे जो होते हैं ना फैक्टर होते थे, फैक्टर ऐसे डब्बे बने होते, वो डब्बे बनाने पड़ेंगे। अब हमें कैसे बनाएंगे डब्बे, तुक्का मार के देखते हैं, है ना, तुक्का इन द सेंस कि हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। देखो कैसे हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे हम लोग, ऊपर तो 2x² प्लस एक्स को लिखा रहने दो, नीचे 2 डब्बे बना दो। तुक्का इन द सेंस, तुक्का नहीं मतलब हिट एंड ट्रायल लगाएंगे हम लोग। अपने को पहला आदमी x³ चाहिए, यानी यहाँ पे x² और x को बिठा दो पहले, नहीं आया समझ में, तो पहला आदमी x³ आ जाएगा, फिर अगला आदमी आपको x² चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या बिठाऊँ, x और यहाँ पे शायद 1 बिठा देते हैं, देखते हैं करके देखते हैं। तो देखो x³ आएगा, फिर x² की टर्म आएगी, फिर x² की एक और टर्म आएगी और यहाँ पे x की टर्म आएगी, लेकिन 1 बच गया अपना, 1 बच गया ना, तो उसके साथ क्या करेंगे हम लोग फिर, और यहाँ पे अपना x² और x² 2x² आ रहा है, तो यानी कुछ मामला सेट नहीं हो रहा है, तो क्या करें फिर हम लोग, बताओ। सर x कॉमन निकाल के कर सकते हैं। सॉरी x कॉमन कहाँ से निकालें, 1 बच जाएगा। बेटा यहाँ से x कॉमन निकाला ना, अच्छा तो x कॉमन निकाल के कटवाना चाह रहा है, यहाँ से x निकालेगा तो यहाँ 1/x आ जाएगा। फिर यहाँ अगर 1 नहीं होता ना तो तेरा x कैंसिल करना कुछ फायदेमंद होता, सर पर वो तो अलग अलग ब्रैकेट ले ले, प्लस के प्लस है तो मतलब x³ प्लस x² प्लस x, वो एक ब्रैकेट और प्लस 1 का अलग ब्रैकेट, तो उससे क्या होगा, उसमें से x को कॉमन निकालेंगे। नहीं तो फिर x कॉमन लेगा तो फिर वापस कटेगा थोड़ी, तेरा इसका 1 का भी तो x रह जाएगा ना। इनको डब्बे को सोचो, इसमें अब क्या हम क्या करेक्शन कर सकते हैं, इसमें हम करेक्शन करना चाहते हैं कुछ। x³ बन गया, बोलो x² आ गया, फिर x² एक और आ गया, तो 2x², जबकि हमें x² प्लस का ये चाहिए, और फिर x चाहिए तो वो भी आ रहा है, लेकिन प्लस का 1 हमारा मामला गड़बड़ा रहा है, x प्लस x मतलब x प्लस 1 करेंगे यहाँ पे, करके देखें, और इधर x माइनस 1 कर देते हैं, सोचो करके देखते हैं ना। -x², देखो इधर एक आराम से मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा x³ और दिस इंटू दिस माइनस का x², दिस इंटू दिस प्लस का x² और दिस इंटू दिस माइनस का x, फिर दिस इंटू दिस प्लस का x और माइनस का, मामला फिर गड़बड़ा गया, ये तो x³ माइनस 1 बन गया, है ना, ये तो गलत हो गया मामला। फिर सोचते हैं कुछ और, क्या लगता है हमें, सोचो करके देखो, हिट एंड ट्रायल करके देखो, ना रहने दो कोई भले नहीं। इसमें आप हिट एंड ट्रायल लगा के देखो कि अंदर आप क्या क्या फिलअप करें कि आपको x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 बने। सोचो भैया, हिट एंड ट्रायल लगाओ। सोचो, नाउ यू कैन पॉज। आ जाओ, क्या आ रहा है देखो, एक तो आ रहा है आपका x प्लस 1 आ रहा है, और एक और क्या आ रहा है, चलो देख लेते हैं। दिस इंटू दिस कितना आ रहा है x³, दिस इंटू दिस प्लस में x, दिस इंटू दिस प्लस में x² और प्लस में 1 आ रहा है क्या, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखो ये हमारे नीचे फैक्टर बन गए, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये फैक्टर बन गए। क्या आप पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, तो देखो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, फंक्शन को बाहर बुला लो पहले, 2x² प्लस में x डिवाइडेड बाय x प्लस 1
और एक्स स्क्वायर प्लस वन। कैसे ब्रेक करेंगे इसको हम? देखो ये वाला तो सिंगल डब्बा है आपका, तो ये तो ए अपॉन हो जाएगा। a upon x plus 1 वेरी गुड। फिर प्लस में आगे क्या करोगे? bx plus c upon x square plus बी 1 अपॉन जब अंदर की तरफ क्वाड्रेटिक होता है तो ऊपर बी एक्स प्लस सी आता है। अगर ये ऊपर होता है यहाँ पे तो फिर ए बी और सी अपॉन सेम डब्बा, याद आया ब्रेक करना। तो यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स प्लस का सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम लोग? ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते थे? सर वो पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हाँ, पहले एलसीएम लेते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे बाद में। नहीं आया समझ में? तो जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? वही आएगा जो इधर लिखा है ना, दोनों डब्बे। x square plus 1 अब इसको मल्टीप्लाई करो ए को इसके साथ, ठीक है, और बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? एक्स प्लस 1 के साथ। सही है ना? ये आया और गया। एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम लेना आता ना, एलजेब्रिक एलसीएम। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके कॉमन शॉमन लो और फिर कंपैरिजन करो। ठीक है, इसको कॉपी करो यहाँ तक। पहले देखो इसको कंपेयर करें हम लोग तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स तो एज इट इज राइट साइड देखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस a, bx square plus b वेरी गुड, bx स्क्वायर प्लस का cx plus c bx स्क्वायर प्लस का bx आएगा bx आएगा। यस और cx प्लस का c आएगा। सही है? तो 2x स्क्वायर प्लस में x एज इट इज a प्लस b एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन खींच लिया, इन दोनों में से x कॉमन खींचेंगे तो b प्लस सी एक्स हो जाएगा, यस है ना, और a प्लस सी कॉन्स्टेंट पूरा एक तरफ कर दिया। क्लियर है ना? अब देखो कंपैरिजन करते हैं। ऑन कंपेयरिंग तो a प्लस बी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, बहुत अच्छे। और b प्लस सी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, x का कोफिशिएंट ना, और a प्लस सी इज इक्वल टू 0। बढ़िया। अब देखो इन तीनों को एक सेकंड आराम से चलते हैं, इन तीनों को सॉल्व करते हैं। क्या करें? पहले इन दोनों को सॉल्व करें, इनको आपस में सॉल्व करें। a खत्म कर दो तो b और c में इक्वेशन मिलेगी, उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे तो b और c में से कुछ आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो a प्लस बी इक्वल टू 2 को मैं घटा रहा हूँ ना, a प्लस सी को घटा देते हैं तो माइनस 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 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? b माइनस सी इक्वल टू कितना? 2 बचेगा। ठीक है, और इसको इसके साथ सॉल्व कर लो तो b प्लस सी इक्वल टू 1 को सॉल्व किया हमने b माइनस सी इक्वल टू 2 के साथ, ऐड कर दो दोनों को तो c से c कट जाएगा, b प्लस बी कितना? 2b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू कितना? 3/2 आ जाएगा। आया समझ? अब जैसे b 3/2 आया तो यहाँ से c भी आ जाएगा, तो यहाँ से b माइनस 3/2 माइनस का c इक्वल टू 2, c उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा तो 3/2, 2 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो c माइनस का 1/2 आता हुआ दिख रहा है क्या? 3 माइनस का 4/2 दैट इज माइनस 1/2। a और b दोनों आ गए, नहीं b और c दोनों आ गए, कहीं भी उठा के रख दो, b को यहाँ रख दो तो a भी आ जाएगा। तो a प्लस में b कितना मेरे पास? 3/2 इक्वल टू 2, तो a बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 3/2, एल्सियम लोगे तो 4 माइनस का 3/2 दैट इज a इक्वल टू 1/2। a आ गया, b आ गया, c आ गया, उसको उठा के यहाँ रख देंगे, इसको 2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्वेशन 2 से ही हमारा सारा लेना देना रहेगा ना। ठीक है, 1 का कोई रोल नहीं, उसको वैसे ही दे दिया हमने, कोई बात नहीं। करें बात आगे, इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ए बी सी की वैल्यू रखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आपका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कन्वर्ट हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 दैट इज 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। सही है क्या? ठीक है, प्लस में न्यूमरेटर में देखो बी एक्स प्लस सी सॉल्व करो, बी एक्स प्लस सी कितना हो जाएगा? 3/2x माइनस का 1/2। सही है ना? 3/2x माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाय कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देख लो, समझ लो, इधर देख लो, इधर यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं पूरा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है ना, इधर dx कर दो। सही है? इक्वेशन 1 का राइट साइड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इधर भी इंटीग्रेट होगा। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर बुला लो, x प्लस 1 dx हो जाएगा। सही है क्या? ऊपर इसमें से मैंने 3/2, इसमें से भी मैंने 1/2 बाहर ले लिया, नहीं आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत है? 1/2 बाहर ले लिया ना, तो अंदर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन में 3x माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है? चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत है? अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, यहाँ पे 1 अपॉन है ना, उसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, गलत लिख दिया वो, 1 अपॉन में है ना, आ जाओ उसको 1 अपॉन कर देते हैं। ये आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो देखो राइट साइड हो जाएगा 1/2 एज इट इज, इसका हो जाएगा ln mod x प्लस 1 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे तो 1 ही है, कोई मतलब नहीं। प्लस का 1/2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें।
नहीं बेटा, ऊपर न्यूमरेटर में भी तो है, 1/, नहीं है वो। कैसे करेंगे? क्या नीचे वाले को पुट करने से कुछ हो रहा है क्या मामला? नहीं हो रहा। ऊपर 3x से नीचे 2x चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ मामला ऐसा हो सकता है कि मैं ब्रैकेट लगाऊं, क्योंकि 1/2 पूरे में बाहर है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/x² प्लस 1 dx, सही है क्या? ठीक है ना। अब देखो ये 3 तो बाहर बुला लो, Yes. 3 बाहर आ जाएगा ना, तो इसका पुट करोगे तो ऊपर दिखेगा, Yes. तो 2 उधर ले लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो 1/2 ln mod x प्लस 1 प्लस का 1/2 अपनी जगह पर, इसमें से 3 बाहर ले लिया और यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ x² प्लस 1 को t पुट किया, तो इसका डेरिवेटिव 2x dx, सही है क्या? इक्वल टू dt, तो क्या dt/2 कर दूँ 2 हटा के, सही है ना। तो dt/2 करोगे तो 3/2 बाहर, इधर dt आ जाएगा, अपॉन में t हो जाएगा। सोचो आराम से इंटीग्रेशन में, ठीक है। इंटीग्रेशन के साइन है इस पे, इंटीग्रेशन के साइन, ठीक है ना। और माइनस में इसका तो जो तू कह रहा था tan इनवर्स x, उसको लगा दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स लगा दिया उसमें, ठीक है। तो फाइनली क्या बन रहा है हमारे पास 1/2 ln mod x प्लस 1, और इसको 1/2 अंदर देते हैं अब, तो जाएगा 3/4 इसका 1/t का ln mod t और माइनस का 1/2 tan इनवर्स x। अब इसमें कन्फ्यूजन मत रखना, ये 3/2 सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ था ये 1/2 लेकिन पूरे के साथ था, है ना। और प्लस का क्या आएगा, ये tan इनवर्स है, प्लस का क्या आएगा, कांस्टेंट भी तो आएगा ना, आया समझ में। और इधर क्या चल रहा था आपका, y चल रहा था, सोचो आप, इक्वेशन 1 से y चल रहा था ना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अब इसमें t की जगह कुछ रखेंगे हम लोग, इधर वाला कॉपी कर लो पहले, 1 मिनट पॉज कर दो, एक साथ कॉपी कर लेना इधर वाला भी। देखो इधर y इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, हाफ, बोलो ln मॉड में कितना x प्लस 1 प्लस में 3/4 ln मॉड में t कितना रखा था इसमें हमने, x² प्लस 1 रखा था, बढ़िया। तो x² प्लस 1 और माइनस में कितना, हाफ, बोलो tan इनवर्स ऑफ x प्लस में कांस्टेंट। ये तो आपका आंसर आ गया। बट उसने आगे कुछ और भी बोला था कि y बराबर 0 है जबकि x बराबर कितना है, 1 है ना। नहीं, x y इज इक्वल टू 1 जब x बराबर 0 है, उल्टा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है बेटा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ तक तो हम अभी तक सॉल्व कर ही रहते हैं, आंसर आ रहा था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर, लेकिन उसने आगे एक कंडीशन और दे दी और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, जैसे होता है ना कि इसका सॉल्यूशन यही है और कुछ नहीं है, यानी यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए हमारा आंसर। तो हम क्या करेंगे, इस c को फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू जो दे रखी होती है ना, इससे हमें ये c मिलता है, क्या मिलता है, c, और c की वैल्यू मिलेगी तो c फिक्स हो जाएगा। फिर कैसे मिलेगी वैल्यू, इस पूरी इक्वेशन में y की जगह 1 और x की जगह 0 रख दो, तो देखो क्या होगा उससे, y की जगह 1 रख दिया इक्वल टू हाफ अपने ये पर ln, देखो मॉड में 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ln 1, और ln 1 0 होता है, यानी ये पूरा 0 दिख रहा है हमें, प्लस का 3/4 एज इट इज, ln मॉड में देखो 0 प्लस 1 दैट इज 1 हो जाएगा, सोचो ना, यानी ये भी 0 दिख रहा है मुझे, और माइनस का हाफ tan इनवर्स में x की जगह कितना रखोगे, 0, प्लस का कांस्टेंट ये भी 0 दिख रहा है, यानी ये 0 0 0, तो 1 इज इक्वल टू c, या इट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1, एक ही बात है क्या, ये हटा देते हैं तो c की एक फिक्स वैल्यू आ गई। नहीं आया समझ में, पर्टिकुलर पूछा है तो कांस्टेंट भी होगा ना, हाँ मतलब कांस्टेंट को एक्सक्लूड करेंगे, नहीं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 होते हैं उसमें, है ना। ये आपका कौन सा कांस्टेंट, नॉर्मल कांस्टेंट है ये आपका, फिक्स कांस्टेंट है ये आपका, आ रहा है समझ में। अच्छा डाउट था इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऐसा किया है कहीं पे। तो c इज इक्वल टू 1 फिक्स हो गया। कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आपका c होता है ना, c जो आपका अभी तक क्या होता था, फिक्स नहीं होता था, वो अब फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो c इज इक्वल टू उठा के यहाँ रख दो, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ ln मॉड में x प्लस 1 प्लस में 3/4 ln मॉड x² प्लस 1 माइनस का हाफ tan इनवर्स x प्लस में कितना 1, बहुत अच्छे। और ये आपका फाइनल आंसर है, आया समझ में, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, आया समझ में, ठीक है। किसकी वजह से इसको पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं हम लोग, इस c के फिक्स होने की वजह से। अगर ये c फिक्स नहीं था तो अभी तक ये जनरल सॉल्यूशन कहला रहा था, आया समझ में, ठीक है। कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कौन सा करूं मैं, बताओ, दोनों में से एक करवा लो मुझसे, कौन सा करें, 13 14 में से कोई एक कर दूं क्या मैं, चलो 13 कर देता हूँ, 13 कर देता हूँ। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, बातें नहीं प्लीज़, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कॉस ऑफ dy/dx इज इक्वल टू a दिया हुआ है, वो कह रहा है a जो है वो बिलोंग टू r है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि जब y इक्वल टू 1 है
और x इक्वल टू 0 है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। देखो ये वाली बात एंड में काम आती है, जब आपका c तक का आंसर आ जाता है ना, प्लस c तक का। पहले इसको देखो आप, ये भी किसी काम का नहीं है, a बिलोंग्स टू r में क्या ही है नया, ठीक है। पहले इसको अच्छे से देखो, क्या वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं हम इसमें? पहला स्टेप क्या लिखे, हमको ये सोचना है। देखो कॉस के अंदर ये फंसा हुआ है, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा ना पहले। तो dy बाई dx को फ्री करो, इसको मुक्त कर दो कॉस से। तो कॉस किधर जाएगा फिर? कॉस के पास कोई जगह है क्या उधर जाने के लिए? कॉस इनवर्स a हो जाएगा उधर जाके, कॉस को जाना पड़ेगा ना कहीं, तो उधर जाएगा वो कॉस इनवर्स ए। क्या आप यहाँ से dy इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू डी एक्स कर सकते हैं? क्योंकि आपके dy और dx दोनों जो होते हैं, dy और dx कहाँ होते हैं? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में ला दिया दोनों को। क्या इसमें x दिख रहा है आपको? नहीं है, कांस्टेंट है इसका मतलब ये क्या है फिर? अरे ना x है ना y है, और a क्या है? एक रियल नंबर से कोई नंबर बिलोंग करता है, तो उसमें cos रखोगे तो वो एक कांस्टेंट है। तो अच्छी बात है, तो बहुत आसान हो गया, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो cos इनवर्स से बेचारा बाहर आ जाएगा चुपचाप, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन में कोई लेना देना नहीं। तो कितना आसान है, ये y हो जाएगा और ये cos इनवर्स है एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा? इंटू में x प्लस का क्या हो जाएगा? ये तो आपका आंसर आ गया यहाँ तक। अब आप इसमें x की जगह 0, y की जगह 1 रखोगे तो c आ जाएगा। तो पुट x इक्वल टू, एक मिनट शांति रखो, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो y की जगह 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू कॉस इनवर्स x की जगह कितना रखोगे? कॉस इनवर्स, ओके सॉरी, a इंटू एक्स की जगह 0 प्लस का कांस्टेंट। अच्छा ये तो 0 हो जाएगा फिर, तो ये वाला 0, तो 1 इज इक्वल टू c, या c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर नहीं आया समझ में? आया ना? इसको 1 बोल दो थोड़ी देर के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 आपका आंसर क्या जाएगा? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस में 1, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। अब इसमें कोई लॉग का पंगा नहीं है, लॉग का पंगा ही नहीं है ना इसमें कि लॉग इधर ले जाओ उधर ले जाओ, लॉग mn करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से अगर लाना चाहते हो, ये भी सही है वैसे, बट उसने क्या किया, a को अकेला कर दिया, ठीक है। तो y को 1 के साथ लिख दो, y माइनस 1, और x से डिवाइड लगा दो तो cos इनवर्स a हो जाएगा। फिर cos को इसके पास भेज दो तो a इज इक्वल टू cos y माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। उसमें y माइनस 2 दिया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है उसकी, बाकी ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। कॉपी करो इसको, पॉज कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट मतलब होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में करूँगा, फिर आपका 16 और 17 होम असाइनमेंट में जाएगा, ठीक है। लिखते चलना। क्वेश्चन नंबर 15, बातें नहीं प्लीज देखें इधर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x। देखेंगे इस क्वेश्चन को, करे बात। देखो ये लिखा हुआ है dy बाई dx लिखा हुआ है ना, इक्वल टू e की पावर x साइन x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। देखो कैसे आएगा वो देखो, इसमें ये पूरा x में dx को उधर ले जाओ, वो x को उधर ही रहने दो। तो dy बराबर कितना हो जाएगा? e की पावर x साइन x और dx। सही है क्या? बोलो सही है ना? दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब बेटा आईलेट ही लगेगा। dy का इंटीग्रेशन dy हो जाएगा, y हो जाएगा, आगे जाके इंटीग्रेशन में e की पावर x और साइन x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? इसको मैं थोड़ी देर के लिए 1 बोल देता हूँ, या इसको मैं 1 बोल देता हूँ। बताओ, इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और इधर मैं अभी ऐसा ही लिखा रहने देता हूँ। रुको तो 1 मिनट, शांति रखो। इसको 1 बोल दिया मैंने, अभी मैं हाईलाइट लगाऊंगा। ये इसको मैं बाहर बुला रहा हूँ, इसको मैं आई बोल सकता हूँ क्या? इसको मैंने बाहर बुला लिया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? राइट हैंड साइड वाले फंक्शन को मैंने बाहर बुला के आई मान लिया। क्यों माना पता है? अभी समझ में आएगा। अब इसमें आप क्या इंटीग्रेट करोगे तो आईलेट लगाओगे। आईलेट क्या कहता है? कौन पहले कौन बाद में इन दोनों में से? यहाँ लिख देता हूँ मैं, आईलेट कौन पहले है? देखो एक्सपोनेंशियल जो है वो तो सबसे आखिरी में आता है। इसका मतलब ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है। अब देखो वो थ्योरी याद करो जो मैं याद करवाता था तुमको। इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन का मल्टीप्लाई और आईलेट लगाना है। तो फर्स्ट को लिखा रहने दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रेशन का लास्ट में dx लिख दो। याद आया कुछ? ठीक है, बहुत क्वेश्चन किए इस पे हमने। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x, बताओ e की पावर x का इंटीग्रेशन वो खुद ही आया समझ में, माइनस इंटीग्रेशन में साइन x का डेरिवेटिव cos x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और वो बाहर वाला dx इधर लगा दी। कोई दिक्कत है इसमें? अब बताओ इसको कैसे डील करोगे आप? इसमें वापस से एक बार लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि और कोई चांस नहीं है हमारे पास। तो बताओ ये फर्स्ट और ये
सेकेंड। तो i इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स लिखा रहेगा, ध्यान से सुनना, ब्रैकेट लगा देंगे अब क्योंकि आगे माइनस है इसलिए। फर्स्ट को लिखा रहने दिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट का क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल dx बाहर लग जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो ये i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स एज इट इज माइनस ब्रैकेट में cos x एज इट इज ई की पावर एक्स का एज इट इज ई की पावर एक्स माइनस अपनी जगह पर इंटीग्रेशन में बताओ इसका माइनस का साइन एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और dx। कोई दिक्कत है? बताओ ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो अगली स्टेप में i इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस में बाहर खोल रहा हूँ, देखो माइनस का cos x ई की पावर एक्स। सही है क्या? क्या ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है? लेकिन ये वाला माइनस अंदर से बाहर जाएगा वापस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में साइन एक्स ई की पावर एक्स dx। अब ये वापस से फंस गया, ये तो पुछड़ी छूटी नहीं रही है क्या करें तो फिर हम लोग? नहीं तो करना तो कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। क्या करेंगे हम लोग? नहीं बेटा ऐसा नहीं करेंगे। देखो इसको मैंने आई माना था ना, ये आई लिखा हुआ है, 2i हो जाएगा उस तरफ। बहुत बढ़िया। ये आई लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, आई, तो इसको मैं आई लिख दूंगा, ये पूरा आई है आई, तो ये आई माइनस का इधर आ जाएगा तो 2i हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड लगा दोगे तो आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, उसको उठा के यहाँ रख दोगे, y इज इक्वल टू वो वैल्यू हो जाएगी। नहीं आया समझ? इसलिए मैं इसको अलग बुला के आई लेट कर रहा था। आया समझ में? ठीक है ठीक है, कॉपी करो। रुको तो एक मिनट, देखो इधर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये i हो जाएगा। उस i को इधर बुला लो, 2i इज इक्वल टू, इसमें से मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अलग करके ई की पावर एक्स कॉमन ले रहा हूँ। क्या बोलते हो? सही है क्या? छोटा कर दो उसको, तो यहाँ से i फाइनली कितना जाएगा, 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा। ये i कहाँ रखोगे आप? इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी ना, क्या थी हमारी इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू वो वाली वैल्यू, y इज इक्वल टू वो इंटीग्रेशन था ना राइट साइड, यानी राइट साइड पूरा ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन 2, लेकिन प्लस का c भी तो रहेगा इसमें, इसमें प्लस का कांस्टेंट भी तो ऐड होगा ना, प्लस का कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, मतलब x और y 0 0 दे रखा है, यानी उसने हमें ओरिजिन से इसको पास करवाने को बोल दिया, तो इस कर्व को ओरिजिन से पास करा दो। तो देखो इधर पासिंग थ्रू ओरिजिन या 0 0 एक ही बात है, तो c निकल आएगा। बताओ c कितना आएगा? देखो इधर y 0 रखोगे तो ये तो 0 इक्वल टू इधर साइन 0 0 कॉस 0 माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा ना तो ये 0 माइनस मैं लिख देता हूँ ऊपर पूरा। ऐसे तुक्का नहीं लगाना है कि 0 0 से पास हो रहा है तो c भी 0 आ जाएगा, c कुछ भी हो सकता है ना, कॉस है ना इसलिए। देखो इधर ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, एक मिनट, 0 इज इक्वल टू बोलो साइन 0 0 माइनस 1 और e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट। सही है क्या? तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस में 1 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस का कांस्टेंट। सही है क्या? कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है शायद, लग रहा है सर ये 2 इधर दे रखा है तो 2 y में भी तो ले जा सकते हैं हम। हाँ तो 2, लेकिन बेटा 2i में ले जाएगा तो इधर 2c हो जाएगा, हो जाएगा और डिवाइड करके उस साइड लेके सर इधर एलसीएम लेगा ना उसके बाद तू क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। नहीं आया समझ में? फिर c और 2c में अंतर हो जाएगा, दो अलग अलग कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर तेरे को c नहीं 2c निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से c कितना आ रहा है तेरा, 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस c की वैल्यू उठा के रख दे यहाँ पे। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो फाइनली हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का 1/2। और अच्छे से लिखो चाहो तो इसको, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस का 1 होल डिवाइड में 2 है ना, एलसीएम ले लो इसका। क्लियर है क्या? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 16 आप करके बता सकते हो मुझे? हाँ अभी करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ करो ट्राई, समझ में आया ना? 18 वाला तो 17 भी नहीं बनेगा। ठीक है, हो गया ऑन है? हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में उसने बोला है कि एट एनी पॉइंट x, y ऑफ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट इज पासेस टू -2, -1। अब उसने बहुत सारी बातें बोल दी। सबसे पहले तो
डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, बोलो, इसका मतलब होता है स्लोप। इसका मतलब क्या होता है, स्लोप, क्योंकि इसमें स्लोप की बात कर रहा है ना वो, है ना। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये स्लोप ऑफ, पूरा बोलना सीखो अब, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इस बात को लिख लेना अगर आपको नहीं पता है अच्छे से तो, ठीक है। हालांकि टेंजेंट नॉर्मल पूरा पढ़ के आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये। अब उसने बोला एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई ऑफ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स है इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू पॉइंट -4, -3। यानी कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो स्लोप है, एक पॉइंट एक्स वाई ले लेते हैं, एक पॉइंट -4, -3 ले लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो स्लोप है ना, उस स्लोप का ट्वाइस करने पर ये टेंजेंट की स्लोप आती है किसी भी कर्व की। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन आराम से। अब देखो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप कैसे लिखते हैं हम, y2 - y1 अपॉन x2 - x। एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा हुआ है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा y प्लस का 3 अपॉन x प्लस का 4। सोचो y2 - y1 अपॉन x2 - x, प्लस में ले लो मामला पूरा, सही है क्या। तो उसने इतनी बात हमें बोली, क्लियर है। तो बस यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ कि सॉल्व करो, फिर उसने आखिरी में बोला है कि ये -2, 1 से पास होती है, तो -2, 1 से पास करा दो तो सी आ जाएगा आपको। आया समझ में। रुको रुको रुको, इधर देखो, ये पूरा मैं करूँगा। तो डी वाई अपनी जगह पर है, इसके नीचे कौन आ जाएगा, y प्लस 3, सही है क्या, और 2 अपॉन एक्स प्लस 4 एज इट इज, और dx उधर चला जाएगा। इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड, एक स्टेप थोड़ी कम कर दी मैंने। बताओ इसका है डिफरेंशिएशन, log y प्लस 3 मॉड में, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 2, बाहर ले लो, log x प्लस 4 है बेटा, 3 कहाँ से दिख रहा है, और ये ln या log c ले लो, इसको log में चल रहा है ना पूरा, log c ले लो। अब इसको पास करा दो किससे, -2, 1 से, पासिंग थ्रू -2, 1। तो x की जगह -2, y की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो y की जगह 1 रखोगे तो log 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, log 4। इसको आगे जाकर मैं 2 log 2 लिख दूंगा, और ये 2 log, देखो इधर 2 log कितना हो जाएगा ये, देखो इधर माइनस का 2 प्लस का 4, एक्स के -2 रखें तो ये 2 हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का कांस्टेंट, सही है क्या, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से देखो, ये तो कट गया, C0 आ रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, log 4 इक्वल टू ये कितना लिखा है, log 2 का स्क्वायर, सोचो प्लस का कांस्टेंट पावर में चला गया ना, तो ये log 4 ही लिखा है, और log 4 से log 4 गया तो C इक्वल टू कितना, 0, यानी C का कोई सेंस ही नहीं था, ठीक है। तो अगर C 0 है, इसका मतलब अब यहाँ पे log C मत लगाओ, सिर्फ C लगाओ। पूछो क्यों, log c की वैल्यू 1, क्योंकि बेटा log C, सुनो देखो, अगर आपने log C लिख दिया ना, log C लिख दिया तो C 0 आ गया आपका, तो log 0 डिफाइन नहीं होता है, log 0 -∞ होता है। अब आया समझ में कि log C क्यों हटाया मैंने, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना है आपको। अब माना कि पूरा log में मामला था, बट मैंने तुरंत हटा दिया क्योंकि log 0 डिफाइन नहीं है। जैसे ही C की वैल्यू 0 रखूंगा ना यहाँ पे, तो log 0 डिफाइन नहीं होगा वो, आया समझ में। आप log का ग्राफ भी देखोगे ना, तो बूटा ग्राफ, याद आया बूटा ग्राफ, ऐसा 0 पर ये टच नहीं करता है, -∞ की तरफ अप्रोच करता है ये, ठीक है। तो ये log C आपको हटाना पड़ेगा, मैंने तुरंत C लगा दिया, क्लियर है। अब इसमें रख दो, इसको 1 बोल दिया सपोज, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइनल आंसर क्या जाएगा, देखो इधर फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा log y प्लस 3 इक्वल टू 2 log कितना, x प्लस 4 प्लस का 0, उसको तो भूल जाओ। आप इसको y को अकेला कर दो चाहो तो, इसको पावर में ले जाओ और log हटा दो, तो y प्लस 3 इक्वल टू कितना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सोचो सोचो ना, ये पावर में गया, दोनों साइड से log खींच दो, और यहाँ से y फाइनली कितना जाएगा, फाइनली हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 3, क्योंकि y की वैल्यू में इसको आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉपी करो इसको।